सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा की लिखी एक कहानी सोना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से बहुत प्रेम था। उनके घर में भी बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे। उन्हीं में से एक हिरन का बच्चा उन्होंने पाला था, जिसका नाम था सोना। उसी हिरन के बच्चे पर आधारित है कहानी आज की। महादेवी वर्मा की लिखी कहानी सोना पढ़ने से पहले मैं आपको महादेवी वर्मा के जीवन के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने MA संस्कृत प्रयाग विद्यापीठ से उत्तीर्ण किया। इसके बाद यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और फिर कुलपति नियुक्त हुई। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा विरह और वेदना की श्रेष्ठ कवयित्री है और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्म भूषण और सन 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इस महान कवयित्री का निधन सन 1987 में हुआ। तो आइए जानते हैं हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता सोना के बारे में, जो कि एक हिरण शावक पर आधारित है। सोना। इस पाठ में लेखिका ने सोना नामक हिरण शावक का पालन पोषण किया, जिससे उन्हें गहरा लगाव हो जाता है और उसकी मृत्यु से गहरा आघात पहुंचता है। पाठ का उद्देश्य बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम जागृत करना है। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। बच्चों, महादेवी वर्मा को अचानक से ही सोना की स्मृति हो आई, सोना याद आ गई। उसका एक मुख्य कारण यह था कि उनके परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ की पौत्री अर्थात पुत्र की पोती पौत्री सुस्मिता को उनके किसी पड़ोसी ने एक हिरण दिया था, जो कि अब थोड़ा बड़ा हो गया था और बड़ा होने की वजह से उनके पास अर्थात सुस्मिता के पास उसके लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। तो वो चाहती थी कि महादेवी वर्मा उनके हिरण को रखें और उसका पालन पोषण करें। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना के बाद जब महादेवी वर्मा ने सोना को पाला था, किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद महादेवी वर्मा ने निश्चय किया था कि अब वो हिरण नहीं पालेंगी। लेकिन यदि वह अपने निश्चय पर अडिग रहती हैं, तो इस छोटे जीव जो कि सुस्मिता उन्हें देना चाहती है, उस छोटे हिरण की पालन पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हें उसे लेना ही पड़ेगा तथा अपने निश्चय को उन्हें तोड़ना ही पड़ेगा। सोना ऐसे अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर
देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से बहुत प्रभावित हुए। सोना छोटी थी, बहुत ही सुंदर थी, सब उसे बहुत पसंद करते थे। वह बहुत छोटी थी और सुनहरे रंग के उसके जो बाल थे वो बहुत ही मुलायम थे, मानो कि रेशम के लच्छों की गांठ हो। उसका छोटा सा मुंह था, उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, जो कि हमेशा जल से भरी रहती थी। ऐसा लगता था कि वह अभी उसमें से आंसू या पानी टपक पड़ेगा। उसके लंबे कान थे, बहुत उसकी सुडौल टांगें थीं और वह बिजली की गति से इधर उधर भागती थी। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की ऐसी ही निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी। लेकिन सोना की जो कहानी है वो बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही दुख भरी है। मनुष्यों की निष्ठुरता और मनोरंजन प्रियता अर्थात अपने सुख के लिए दूसरे प्राणियों को कष्ट देने की मनुष्य की आदत। इसी आदत की वजह से सोना को अपने जंगल के परिवेश से दूर होकर मनुष्यों के बीच में आना पड़ा। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्य जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण त्याग दिए। जंगल में मृगों का समूह, हिरणों का समूह घूम रहा था। शिकारियों की आहट हुई, सभी हिरण चौंक कर भाग गए। लेकिन सोना की मां नहीं भाग सकी, क्योंकि वह शिशु को शावक को जन्म देने वाली थी। शावक को जन्म देने के कारण ही वह नहीं भाग सकी। अब शावक को उसने जन्म दिया, किंतु जो शावक था जिसका उसी वक्त जन्म हुआ था वो भाग नहीं सकता था। अतः मृगी माँ ने, उस शावक की माँ ने अपने संतान के शरीर की रक्षा के लिए उसे अपनी शरीर की ओट में, शरीर की आड़ में छुपा लिया, जिस कारण वह नहीं भागी और शिकारियों ने उसे मार दिया। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदैव गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। उसकी जो हिरण शावक था उसकी माता को तो मार दिया, उसको माता के साथ साथ उस हिरण शावक को जीवित छोड़ दिया और उसे उठाकर अपने साथ शिकारी लेकर अपने घर पे आ गए। वहाँ उनके घर की स्त्रियों ने और बच्चों ने उसे कुछ दिन तक पानी मिला दूध पिला पिलाकर पाला और जीवित रखा। सुस्मिता के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। जिस प्रकार से सुस्मिता को अभी महादेवी वर्मा की याद आई अपना हिरण देने के लिए कि वही पाल सकती हैं, वो बहुत ही सहृदय महिला है, इसी प्रकार पहले भी जब जो हिरण का बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब वो छोटा था उस समय भी किसी को महादेवी वर्मा की याद आई और उन्होंने वह हिरण का बच्चा लाकर महादेवी वर्मा को दे दिया। हिरण का बच्चा बिल्कुल ही मरने वाली अवस्था में था, बहुत ही बीमार था, बहुत ही कमज़ोर था। महादेवी वर्मा नहीं चाहती थी हिरण पालना, लेकिन अब उनके पास आ गया हिरण का बच्चा, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने उसे स्वीकार किया ताकि वो उसे बचा सकें, उसकी प्राण रक्षा हो सके। सुनहरे रंग के उसके बाल थे, इसलिए उसका नाम सोना रखा गया। अब उसे पालने के लिए तैयारियां घर में शुरू हुई, जैसे कि उसके लिए दूध की बोतल, उसके लिए ग्लूकोज, उसके लिए बकरी का दूध, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके उसे बहुत ही कठिनाई से पालना प्रारंभ हुआ। उसका मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह उसे सजीव मित्र हो।
उसको बहुत छोटे थे सोना जो हिरण की बच्ची थी, हिरण शावक थी, वो बहुत छोटी थी। उसे दूध पीना आता ही नहीं था। शुरुआत में बहुत परेशानी हुई। उसे जो दूध की बोतल होती है उसका निपल पकड़ना ही नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा समझदार भी हो गई थी और थोड़ी बड़ी भी हो गई थी कि उसे आदत भी पड़ गई थी बोतल से दूध पीते पीते, कि अब वह अपनी दूध की बोतल को भी पहचानने लगी थी। जब कभी वह देखती कि भक्तिन उसकी बोतल साफ़ कर रही है तो वो दौड़कर भक्तिन के पास आ जाती और ऐसी लगती मानो कि कोई उसके मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, परंतु वह गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के बीच पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। शुरू में तो जो मैं विद्यालय की छात्रावास की जो छात्राएं थीं, विद्यार्थिनियां थीं, उनके बीच वह कौतूहल का विषय बनी रही। कौतूहल का विषय क्यों बनी रही? सब लोग आश्चर्य से और प्यार से उसे देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो उन सबके साथ ऐसी घुल मिल गई जैसे कि उनकी बहुत ही प्रिय सहेली हो। और इतनी घुल मिल गई वो उन लोगों के साथ कि वो उसके बिना अब उन लोगों का, जो विद्यालय छात्रावास की जो छात्राएं थी, उन लोगों का काम ही नहीं होता था, मन ही नहीं लगता था उनका किसी काम में। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बताशे खिला देती। अब सोना का ये रोज़ का ही काम हो गया था कि वह दूध पीती, भीगे चने खाती और कंपाउंड के चारों ओर पहले तो खुद को संतुलित करके जो हिरन जो ऊंची छलांग लगाता उसको चौकड़ी भरना कहते हैं, तो चौकड़ी भरती, उसका अभ्यास करती। उसके बाद फिर वह छात्रावास में पहुंच जाती। एक कमरे से दूसरे कमरे में वह निरीक्षण करती रहती। अब क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है, सुबह सुबह के समय छात्रावास की सभी छात्राएं अपने अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, बहुत काम होते हैं। अपने अपने कक्षाओं के में जाने के लिए, विद्यालय में जाने के लिए तैयार होना, नहाना, पूजा करनी, सारे कामों में व्यस्त रहती हैं छात्राएं। लेकिन सोना के पहुंचने के बाद उनकी इतने सारे कामों में उनके कुछ काम और बढ़ जाते, जैसे कि कोई सोना को टीका लगा देती, कोई उसे बताशे खिला देती। ऐसे ही मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। परंतु उसे बिस्किट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। अब जिस तरह से वो छात्रावास में जाती और वहाँ पर उसको खिलाने लग जाते, उसके साथ सभी छात्राएं व्यस्त हो जाती उसके कामों में। इसी तरह से जब वो मेस में पहुँचती तो वहाँ पर भी सभी उसका बहुत ज़्यादा स्वागत करते और उसके ही कामों में लग जाते। कभी उसे कोई कुछ खिलाता, कभी कोई कुछ खिलाता। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती और जब तक मुझसे सटके खड़ी रहती तब तक कि मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। छात्रावास में जब उसके सारे कार्यकलाप पूरे हो जाते, उसके बाद वह घास के मैदान में जाती, उसमें थोड़ी सी धूप चढ़ती, उसमें लेटती। पता नहीं कैसे उसे, लेखिका कह रही है कि पता नहीं कैसे उसे मेरे भोजन का समय पता चल जाता था कि जैसे ही मेरे खाने का समय होता था तुरंत आके मेरे पास खड़ी हो जाती थी, जिसमें से कि कुछ रोटी चावल मैं उसको दे देती, वो भी खा लेती। लेकिन उसको पसंद क्या था? कच्ची सब्जी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती है, अर्थात
जो खेल के घंटे होते हैं, जो खेल के जो पीरियड्स होते हैं, उसमें एक के बाद एक कक्षाएं आती रहती हैं। तो वहाँ पर कभी किसी कक्षा के बच्चे आते, उस कक्षा के चले जाते, तो दूसरी कक्षा के आते। तो इस तरह से यह क्रम चलता रहता और सोना कई घंटे तक लगातार खेलती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थिनियों को की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी। अब इसमें ये बता रही है महादेवी वर्मा कि भले ही मैं उन छात्राओं की प्रधानाध्यापिका हूँ, लेकिन इस बात से सोना को कोई मतलब नहीं है। सोना तो मुझे प्रेम करती थी। वह मेरे साथ बहुत घुली मिली थी। कभी भी वह उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ बाकी छात्राएं अनुशासन में हैं या नहीं है। वह हमेशा मेरे साथ अपनी ही उच्छृंखलता में या अपने ही बचपने में शैतानियों में रहती थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं है। मतलब ये, चाहे मैं कुछ कर रही हूँ, चाहे मेरा कोई भी पद है वहाँ पर, चाहे मेरे वहाँ पर मेरी जो छात्राएं हैं वो मुझे कुछ भी कितना भी सम्मान दे रही हैं, अनुशासन में है, चाहे कोई भी वजह है, लेकिन अगर सोना को अपना प्रेम दिखाने के लिए मेरे सर पे से कूदना है तो वो मेरे सर पे से कूदेगी ही। बाकी किसी चीज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता और स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। परंतु हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। अर्थात जैसे हम अगर कोई कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते को पता होता है कि कब मुझे प्यार से बुलाया जा रहा है, कब मुझे डांटा जा रहा है। प्यार से बुलाएंगे तो वह आराम आपके पास आ जाएगा, और अगर डांटेंगे उसे तो वह जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाएगा कुछ समय के लिए। हिरन को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिरन नहीं जानता कि नाराज़ होना या गुस्सा हो, मुझे पालने वाला मुझसे नाराज़ है, मुझसे गुस्सा है, मुझे डांट रहा है, उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ प्रेम करता है और अपने मन का मालिक होता है। उसे अगर खेलना है तो खेलना है, चाहे उसके मालिक उसे डांट रहे हैं, चाहे उसके मालिक उसे प्यार कर रहे हैं। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, अर्थात नाराज हुए। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। पहले तो महादेवी वर्मा के और जो जानवर थे, बिल्ली, कुत्ते, कुतिया वगैरह जो उन्होंने पाले हुए थे, उन्हें बुरा लगा उसका आना, नाराज़ हुए वो। लेकिन क्योंकि सोना का व्यवहार इतना अच्छा था कि उसने जल्दी ही सबसे दोस्ती कर ली। अब तो वो सब बाकी सबके जानवरों के साथ खेलती रहती, सारे के सारे जानवर उसके साथ खेलते, कोई उसके कान खींचता, कोई उसके पैर खींचता, और जब वो सारे के सारे इस खेल में बिजी हो जाते तो वो उठ के तेज़ तेज़ भागना शुरू कर देती और उसके पीछे पीछे बाकी सारे जानवर गिरते पड़ते भागते रहते। वर्ष भर का सीमा बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे, टांगें अधिक सुडौल हो गईं और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो।
इस बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। अब धीरे धीरे सोना बड़ी हो गई थी। हिरण शावक से वो हिरणी बन गई थी और उसका जो शरीर था वो उभर कर आने लगा था। जिस प्रकार के उसके गर्दन में उसकी आँखें बाकी और उसके जो शरीर के ऊपर जो रोए थे वो सब एक बड़ी हिरणी की तरह से लगने लगे थे। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की जो कोठरी थी, कोठरी अर्थात छोटा कमरा, उसके एक कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। अब क्योंकि फ्लोरा ने बच्चों को जन्म दिया तो वो अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो गई। अब सोना ने जब देखा कि सोना फ्लोरा को ढूंढती थी, जब उसने देखा कि वो छोटे छोटे जीवों से घिरी हुई है तो उसे शुरू में तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये है कौन। तो वो विस्मय से भर गई। उसको बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अजीब लगी उसको ये बात कि जो उसकी सखी है फ्लोरा वह छोटे छोटे जीवों से भरी हुई है। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर चली जाती थी। संभवतः सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। फ्लोरा अपने बच्चों के पास और किसी को नहीं घूमने देती थी, लेकिन सिर्फ सोना को ही रहने देती थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि सोना बहुत ही ध्यान रखने वाली, बहुत ही स्नेही, प्रेम करने वाली और अहिंसक प्रवृत्ति की है। अहिंसक मतलब जो हिंसा नहीं करते, दूसरों पर अत्याचार नहीं करते। उसे अपने बच्चे सोना के साथ सुरक्षित लगते थे। उसे लगता था मेरे बच्चे सोना के साथ हैं तो सुरक्षित हैं। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही। अब उसके दोस्तों में 4 दोस्त उसके और बढ़ गए थे जो उसके पीछे पीछे घूमते थे। तो इस खुशी को जताने का उसने क्या तरीका निकाला कि वह महादेवी वर्मा के सर के ऊपर से बहुत देर तक छलांगे लगाती रही। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ में जाने वाले थे। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। अब महादेवी वर्मा का कार्यक्रम हुआ बद्रीनाथ जाने का। उन्होंने बताया महादेवी वर्मा ने कि वह कम ही जाती हैं प्रवास के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जानवर पाले हुए हैं उनके बिना वो रह नहीं सकती या वो भी उनके बिना नहीं रह सकते। फिर उन्हें अपने जानवरों की देख रेख भी करनी होती है। तो उनकी जानवरों की देख रेख करने के लिए सेवक थे। भक्तिन और अनुरूप ये दोनों उनके साथ जा रहे थे और अपने पालतू जानवरों में साथ ले जाने के लिए उन्होंने फ्लोरा को चुना। वो फ्लोरा को अपने साथ ले जाने लगी क्योंकि फ्लोरा उनके बिना नहीं रहती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। उससे उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। अब जब ये अपना वहाँ गई, बद्रीनाथ पैदल गई और पैदल ही आई, तो काफ़ी समय लगा उनको पैदल आने जाने में। तो उसमें अब इतना पैदल आने जाने का जो इनका समय था, उसके बाद जब ये वापस आकर जब ये अपने घर में गई, तो वहाँ पर जितने भी इनके पालतू जानवर थे उन सभी जानवरों से ये मिली। उन सभी जानवरों में ने बहुत कोलाहल किया, बहुत खुश हुए वो सभी जानवर। अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी ध्वनियों में वो बोले और उन्होंने इनका स्वागत किया। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। गोधूली कौन थी बच्चों? गोधूली उनकी बिल्ली। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी।
क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। कुछ अनहोनी हुई थी सोना के साथ, जो कि जैसे ही ये पहुंची थी तो इनके जो माली वगैरह थे वो नहीं चाहते थे कि अभी अभी पहुंची है, इनको कोई दुखद समाचार दिया जाए। लेकिन क्योंकि मालिक बहुत भावुक हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था, तो इन्हें इस बात का आभास हो गया कि कुछ गलत हुआ है। उसके बाद फिर माली ने बताया तो इन्हें पता चला कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्रदान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इस आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। अब क्योंकि फ्लोरा भी नहीं थी और महादेवी वर्मा भी नहीं थी, तो सोना बड़ी परेशान रहती थी। वो उन्हें ढूंढने के लिए कई बार कंपाउंड से बाहर भी निकल जाती थी। अब बाहर निकल जाती थी वो कंपाउंड से, तो माली को डर लगता था, क्योंकि वह बड़ी हो गई थी। अब इतनी बड़ी हिरनी, उसे पालने के लिए तो पालने वाले तो लोग कम थे, लेकिन माली को इस बात का डर था कि कहीं कोई उसका शिकार न कर ले, खाने के लिए उसके स्वाद के लिए, उसे खाने के लिए कोई उसका शिकार न कर ले। तो इस डर से माली ने उसे लंबी रस्सी में बांधना शुरू कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। एक दिन न जाने वो भूल गई होगी कि मैं बंधी हुई हूँ। वह कूदी, बहुत ऊंचाई तक कूदी। जैसे कि अभी आप पूरे पाठ आपने समझा, आपको समझ में आया कि वो महादेवी वर्मा के सर के ऊपर से भी कूद जाती थी, तो इतनी ऊंचाई तक वो कूद लेती थी। तो वो उसे याद नहीं रहा होगा कि वह बंधी हुई है। वह कूदी और कूदकर इतनी ऊंचाई तक कूदी कि वो रस्सी में जिसमें बंधी हुई थी उसी में वो नीचे आके गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। जितने भी लोग उनके वहाँ घर में थे उस समय, उन सब ने उसे सुनहरे रंग के रेशम की गठरी के समान उसके बाल थे, पहले बताया था। तो उसको गंगा में प्रवाहित करके आ गए उसको। इस प्रकार से निर्जन यानी कि एकांत जंगल में, वन में जन्म लेने वाली और जनसंकुलता मनुष्यों की भीड़ में पली हुई सोना की करुण कथा समाप्त हो गई। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है। तो ये महादेवी वर्मा की जो कहानी थी, महादेवी वर्मा को सोना की कहानी याद आई थी। किस वजह से? क्योंकि उन्हें उनके एक मित्र की पौत्री सुस्मिता ने हिरण दिया था पालने के लिए। तो उस हिरण को पालने से महादेवी वर्मा को अपनी ये कहानी, अपनी हिरणी सोना की कहानी याद आई, सोना याद आ गई। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।